हम्म तो पार्लियामेंट्री सिस्टम सेंटर में 74 से 75, स्टेट्स में 163 से लेकर 164। दो तरीके के डेमोक्रेसी के सिस्टम है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और या फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो जाएगी, बट ठीक है। देन पार्लियामेंट्री का नेचर क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ठीक। एंड इन प्रेसिडेंशियल, एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। और अदर नेम्स अगर इसके कोई देखे जाए तो ब्रिटेन कनाडा इंडिया जापान में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसके अदर नेम्स हैं, वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी बोलते हैं इसको, और कैबिनेट गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। वहीं पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम के यूएसए, ब्राज़ील, रशिया, श्रीलंका, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल मॉडल अपनाया जाता है, और इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल नॉन पार्लियामेंट्री और फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम, ठीक है। देन क्यों अपनाया गया, आइवरी जेनिंग्स ने बोला है पार्लियामेंट्री सिस्टम एज कैबिनेट सिस्टम बिकॉज कैबिनेट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ पावर, ठीक। एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट as the cabinet, the real executive is accountable to parliament and stays in office so as long it enjoys the confidence of parliament. वेस्टमिनिस्टर इज डिस्क्राइब्ड, वेस्टमिनिस्टर मॉडल क्यों, क्योंकि ब्रिटेन से ओरिजिनेट किया था। देन पार्ले ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम में इन रिलेशन टू पीएम हु इज़ प्राइम इंटर पेरिस, मतलब टू प्राइम मिनिस्टर्स गवर्नमेंट में इंडिया कॉन्टेक्स्ट टू द हेल दस दिस मीन्स फर्स्ट अमंग इक्वल्स, ठीक। बाकी सारे मिनिस्टर्स में से पहला है हमारा प्राइम मिनिस्टर। डोमिनेंट रोल है कैबिनेट, फलाना ढिकाना। देन क्रॉसमैन, मैकिस्टॉस, क्या है ये, लोगों के नाम होंगे, हाँ, पॉलिटिकल एनालिस्ट्स हैं ये। ब्रिटिश गवर्नमेंट एज प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट, ठीक है। द सेम डिस्क्रिप्शन होल्ड्स गुड इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट टू, भाड़ में जाओ। फीचर्स क्या हैं, ओके। सारे फीचर्स में से पहले नॉमिनल और रियल है और हेड होते हैं, बताइए कौन सा किसको क्या है। देन मेजॉरिटी रूल होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अंडर आर्टिकल 75, मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। इट इज स्ट्रेंज, ठीक है। 74 नॉमिनल और रियल हेड में ये डे जोर एग्जीक्यूटिव और टिट्यूलर एग्जीक्यूटिव एंड डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। डी फैक्टो हमारा पीएम है, हु इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव। डे जोर एंड टिट्यूलर प्रेसिडेंट है। आर्टिकल 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय प्रेसिडेंट विच एड्स इन प्राइम मिनिस्टर एंड विच एड्स एंड एडवाइजेस द प्रेसिडेंट एंड दिस एडवाइस इज बाइंडिंग, ठीक। देन पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है, मतलब सेम आइडियोलॉजी होती है। डुअल मेंबरशिप होती है, लेजिस्लेचर के लोग ही मतलब लेजिस्लेचर के लोग ही एग्जीक्यूटिव में होते हैं। एंड पर्सन कैन बी अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में 6 महीने तक का उसको प्रोविज़न दे रखा है, 6 महीने में बनना है। देन लीडरशिप ऑफ पीएम होती है, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस हो जाता है अगर लोकसभा का इनसे वो हट जाए, सपोर्ट हट जाए। Then executive, which is PM, enjoys right to get legislature dissolved in parliamentary system before expiry of term and hold fresh elections. Secrecy रखते हैं, cannot divulge or tell public about the information of the parliament. Secret information रखनी है अपनी. On the other hand, parliamentary system of America, president is the head of government and state. As head of state, he occupies ceremonial position, and as head of government,
ही लीड्स एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, कि कोई भी सेरेमनी और नहीं होगी तो हेड ऑफ स्टेट है, अदर हेड ऑफ गवर्नमेंट है, तो सारे काम यही करता भाई, ही इज़ द लीडर। देन इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसी से इलेक्टेड होता है, 4 साल के लिए इम्पीच किया जा सकता है। देन किचन कैबिनेट भी होती है इसकी, जो एडवाइजरी ही होती है नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज की, ये प्रेसिडेंट ही चुनता है उनको। देन एग्जीक्यूटिव इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस फॉर देयर एक्ट्स, नाइदर possesses membership in Congress nor attends its session। कि कोई गलत काम कर दिया तो ही मतलब रिस्पॉन्सिबल है उस तरीके से एक्ट्स। बाकी प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द लोअर हाउस, कर ही नहीं सकता जब उसका मेंबर ही नहीं है, तो मतलब उस तरीके से वो सेपरेशन ऑफ पावर है, क्योंकि हाँ ये एंड में ये आ गया। देन छोटा सा ये मैं अगर देखना तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ड्यूअल एग्जीक्यूटिव सिंगल एग्जीक्यूटिव यहाँ पे होता है, मेजॉरिटी पार्टी रूल करती है यहाँ पे, इलेक्टेड सेपरेटली फॉर फिक्स्ड टेन्योर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है, पॉलिटिकल होमोजेनिटी में एक्सिस्ट, लीडरशिप ऑफ फीम होती है, यहाँ पे प्रेसिडेंट की होती है, डुअल मेंबरशिप होती है, यहाँ पे सिंगल मेंबरशिप होती है, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस हो सकता है, यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस नहीं करवा सकता, फ्यूजन ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर है इंडिया में, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है यूएसए में। मेरिट्स इसकी, अब डीमेरिट्स, मेरिट्स हमारे की क्या है भाई साहब, कि ये हारमनी रहती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहती है, प्रिवेंट करती है डेस्पोटिज्म को, डेस्पोसिटा नहीं, अथॉरिटेटिवनिज्म को रोकती है, लग तो नहीं रहा है वैसे आजकल के हालात को देख के, बट ठीक है। वाइड रिप्रेजेंटेशन, कद्दू वाइड रिप्रेजेंटेशन एक ही पार्टी। देन कॉन्फ्लिक्ट रहता है इसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में, नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहती है, मे लीड टू ये ऑटोक्रेसी एंड नैरो रिप्रेजेंटेटिव्स। डीमेरिट्स एंड मेरिट्स, डीमेरिट्स आर अनस्टेबल गवर्नमेंट रहती है, नो कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिटिक्स, अगेन सेपरेशन ऑफ पावर एंड गवर्नमेंट ऑफ एमेच्योर्स। प्रेसिडेंशियल के मेरिट्स क्या हैं, कि स्टेबल गवर्नमेंट रहती है, और अरे पॉलिटिक्स डिफाइंड होती है, पढ़ा नहीं जरा भी, बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर एंड गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट्स। तो इसके मेरिट्स इसके डीमेरिट्स हैं, और इसके डीमेरिट्स उसके मेरिट्स हैं, बात खत्म। फिर से यही चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर किसी को देखना हो पढ़ना हो तो जूम कर लेना। मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, एंड pause the video and read reasons for adopting, ये बताना चाहिए। फेमिलैरिटी थी हमारी, और बी आर अम्बेडकर ने बोला कि ये हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा चाहिए, रादर देन वो डेमोक्रेटिक executive must satisfy 2 conditions, stability and responsibility, we favored responsibility more, need to avoid legislature executive conflict, and nature of Indian society जैसा है कि इट इज़ हेट्रोजेनस कॉम्प्लेक्स प्लूरल है, adopting parliamentary system offers various representation to various sections and interests and regions उनके सारे, ताकि एट द एंड नेशनल स्पिरिट प्रमोट की जा सके। 1975 में स्वरण सिंह कमेटी बाय कांग्रेस, पार्लियामेंट्री सिस्टम डूइंग वेल, देयर इज़ नो नीड टू रिप्लेस इट। ठीक है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको रिप्लेस करने के लिए। फेमिलैरिटी विद सिस्टम, के एम मुंशी ने ये बोला है, देख लेना। प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी बता ही दिया, वी आर अम्बेडकर का। कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए बता दिया, नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी बता दिया, स्वर्ण सिंह कमेटी का भी बता दिया, डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश मॉडल,
क्या ही है। यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट इज़ प्रेसिडेंट, वहाँ पे क्वीन है। यहाँ ब्रिटेन में यहाँ पे क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट इज़ नॉट सुप्रीम इन इंडिया एंड एन्जॉयज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड पावर बिकॉज ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ पे पार्लियामेंट सब काम कर सकता है एक्सेप्ट लड़का को लड़की बनाने के, लड़की को लड़का बनाने के। देन इन ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर इज़ द मेंबर, मस्ट बी अ मेंबर ऑफ लोअर हाउस। हमारे यहाँ पे दोनों में से किसी भी हाउस का हो चलेगा। यूजुअली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलोन आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर इन ब्रिटेन। हाँ। बट इंडिया हम 6 महीने तक किसी और को भी रख सकते हैं, एरा गैरा न तो खैर कोई भी आ जाओ। डिफरेंस बिटवीन इंडियन, अरे बता तो दिया। अच्छा, ये इसी को इस फॉर्म में लिखा है, किसी को देखना हो देख लेना, वीडियो पॉज कर लीजिएगा बस। पार्लियामेंट्री सिस्टम ख़त्म, फेडरल सिस्टम आ जाओ। यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट। ठीक है। यूनिटरी में पावर्स वेस्टेड इन नेशनल गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट डिराइव्स अथॉरिटी फ्रॉम नेशनल गवर्नमेंट। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन। देन ये फेडरल गवर्नमेंट यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। ठीक है, इंडिया का तो क्वासी फेडरल है तो हमारा कहीं नहीं पाए जा रहे हम। बट हाँ, पावर इज़ डिवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड बोथ ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली। इसके अलग कई नाम भी हैं, फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट के नाम थे, वो रीजनल गवर्नमेंट के नाम है। फेडरेशन जो टर्म है वो फ्यूडस है। ये ट्रीटी, इसका मतलब ही ट्रीटी और अग्रीमेंट होता है बाय वेरियस यूनिट्स एंड वेरियस नेम्स ऑफ यूनिट्स ऑफ फेडरेशन। स्टेट्स होता है यूएसए में, कैंटन्स होता है स्विट्ज़रलैंड में, प्रोविंसेस होती हैं कनाडा में एंड रिपब्लिक्स होती हैं रशिया में। और देन क्या है ये, कंपेयरिंग फीचर, कंपेयर करेंगे। ठीक है भाई, इसमें मे और मे नॉट भी चलता रहता है यूनिटरी में, बस ये पता है। गवर्नमेंट डुअल होगी, यहाँ पे सिंगल होगी। कॉन्स्टिट्यूशन रिटन मे बी। डिवीजन ऑफ पावर सेंटर एंड स्टेट नो, ऑल पावर सेंटर के पास रहेगी। सेंटर, स्टेट सेंटर से ही पावर डिराइव करता है। जैसे हमारे थर्ड ईयर में क्या बोलते हैं, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ पावर डिराइव करते हैं फ्रॉम द स्टेट्स। वो जो स्टेट्स उनको पावर देंगे वही है बस उनके पास, और कुछ नहीं है। दैन सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है फेडरल में, यहाँ पे मे बी जापान में होती है, ब्रिटेन में नहीं होती है। राइट्स ऑफ रिजिडिटी, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे होता है, फ्रांस में है, ब्रिटेन में नहीं है मे बी। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी मे बी, इनके बाप का राज चल रहा है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर यस, ब्रिटेन में हो भी सकती है, मतलब ब्रिटेन में है, चाइना में नहीं है। फेडरेशन, फेडरलिज्म, ये क्या है, फेडरेशन ही लिखा हुआ है, ओके। फेडरेशन इज़ अ इंडिस्ट्रक्टिबल यूनिट, एग्रीमेंट और ट्रीटी। इसमें फॉर्मेशन कैसे होती है, दो तरीके से, या तो इंटीग्रेशन होगा, बहुत ही वीकर स्टेट्स एक बड़ा स्ट्रॉन्गर स्टेट बना लेंगे, जैसे कि यूएसए में 1787 में हुआ। अमेरिकन रिवोल्यूशन 1775 से लेकर 83 तक चला, जिसमें ओरिजिनली हाँ ये ब्रिटेन ने 13 स्टेट्स पे राज किया था, ये सारे मिलकर कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं इसको। और डिसइंटीग्रेशन से, जैसे कनाडा में हो रखा है कि एक बहुत बड़ी स्टेट ने डिसइंटीग्रेट कर दिया अपने प्रोविंसेस में पावर। ठीक, 10 प्रोविंसेस बनाई, अब 10 हैं, वैसे चार, ओरिजिनली चार ही थी इनकी भी। ठीक, इन आर कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म फेडरेशन कहीं डिस्क्राइब नहीं की, यूनियन ऑफ स्टेट्स किया है, बी आर अम्बेडकर ने बोला है। और फेडरेशन ऑफ स्टेट क्या है, आर्टिकल 1 अकॉर्डिंग टू बी इट हैज़ बीन प्रेफर्ड टू फेडरेशन ऑफ स्टेट। क्यों फेडरेशन ऑफ स्टेट से, बिकॉज इंडिया इज़ नॉट एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स एंड स्टेट्स डू नॉट हैव अ राइट टू secede फ्रॉम द फेडरेशन। फेडरेशन इज़ अ यूनियन बट इट्स इंडेस्ट्रक्टिबल। ठीक, इंडियन फेडरल सिस्टम it is based on Canadian model, but
Indian federal system resembles can as it has a strong center, but resemble किस चीज़ों में करता है? Formation by way of disintegration, कि ठीक है हमने भी पावर थोड़ी डाइल्यूट की है, एंड प्रेफरेंस टू टर्म यूनियन एंड सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, वो पता ही चल जाता है इमरजेंसी वगैरह बहुत सारी चीज़ें, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कि एक्ट्स बना सकती है पार्लियामेंट, बथेरे एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस दे सकती है एंड ऑल दैट। टू मेन रीजंस थे इंडियन हमारे इसके, क्योंकि एक तो लार्ज साइज था और सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी थी। Not only ensures efficient governance but also recon- reconciles national unity with regional autonomy। ठीक है, सबको साथ लेके चलता है, सबको साथ सबका विकास। ठीक, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म भी बोला जाता है इसको। स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड, बता तो दिया, ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ने विच इज़ इररिवोकेबल। जिन्होंने दे दिया अपनी पावर, अब भूल जाओ। इंडियन यूनियन ए के इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स को हम कैसे भी डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से ही पास हो जाता है बिल भी। यूएसए में ऑन द अदर हैंड इट इज़ अ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स ऑफ अ डिस्ट्रक्टेबल यूनियन। यूनियन को तोड़ा जा सकता है, यूएस से खुद में टूट सकता है, अगर स्टेट्स चाहें तो कोई सा भी अलग हो सकता है। प्रोफेसर ये के टी शाह प्रपोज फेडरल as states have no right to secede, secular and socialist। ये सेक्युलर और सोशलिस्ट इनके बाद में एक्सेप्ट हुए थे, मतलब ये वो थे शायद मेंबर थे शायद उसके हमारे, जो भी है पढ़ा लिखा बंदा था और कुछ नहीं था। प्लस इंडियन यूनियन इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ कमिंग टुगेदर स्टेट्स एंड द स्टेट्स डिड नॉट साइन एन एग्रीमेंट विद ईच अदर लाइक यूएसए। ठीक है, यूएसए और इंडिया में क्या डिफरेंस है? इंडिया में पार्लियामेंट है, लोकसभा बड़ा हाउस, राज्यसभा छोटा हाउस, लोकसभा के पास ज़्यादा पावर। यूएसए में कांग्रेस है, दो हाउसेज, हाउसेज ऑफ रिपब्लिक, लोअर हाउस है, सेनेट अपर हाउस है, अपर हाउस के पास ज़्यादा पावर क्योंकि वो स्टेट्स का है, मतलब यहाँ पे राज्यसभा में ज़्यादा पावर है। बाकी कुछ देखना हो फेडरेशन से रिलेटेड देख लेना, वीडियो पॉज कर ली जाए, हम चल रहे हैं आगे। बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, सरकारी प्रसाद केस, शेड्यूल 9 जोड़ा गया था और कुछ नहीं। ठीक, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अगेंस्ट था, उसको वैलिड बोला बिकॉज इट curtailed राइट टू प्रॉपर्टी वॉज चैलेंज्ड एंड इट रिमेन चैलेंज्ड। ठीक है, कर लो चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन अमेंड, और फंडामेंटल राइट्स भी ले जा सकती है, अब्राइज एंड टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट। लॉ अंडर आर्टिकल 13 इंक्लूड्स ऑर्डिनरी लॉ एंड नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देन गोलकनाथ केस हुआ 1967 में, सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अगेंस्ट, जो कि 64 में हुआ। ठीक, देन इट रिवर्स्ड इट्स अर्लियर स्टैंड, और अब सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को ट्रांसीडेंटल और इम्यूटेबल इम्यूटेबल पोजीशन दे दी। ठीक, देन इन्वर्टेड स्टेट्स इन 9th शेड्यूल चैलेंज्ड। ट्रांसीडेंटल मतलब चेंज नहीं कर सकते, दे आर बियॉन्ड द, मतलब वो है ट्रांसेंड कर रहे हैं सारी बाउंड्रीज़ को, तो आप उनको इम्यूटेबल अब चेंज नहीं कर सकते, उससे समझ लेना। देन पार्लियामेंट कैन नॉट अब्राइज और टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट, पहले ये बोला उसी को पलट दिया। देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज लॉ अंडर आर्टिकल 13, पलटू राम। दैन 24th अमेंडमेंट एक्ट आया 1971 में, विच अमेंडेड दीज बोथ Article 13 and 368. Parliament has power to abridge and take away fundamental right under Article 368, and such amendment is not a law under Article 13। पार्लियामेंट ने उसको भी पलट दिया। और फिर 25वां अमेंडमेंट लेके आए, जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो गया, आर्टिकल 31C, laws for implementation of Article 38 and 39 not violation under Article 14 and 19 and can't be challenged
or validated by any court. Article 38 is about social justice वगैरह and Article 39 is about concentration of power. तो इनको लैंड रिफॉर्म्स लाने थे, ठीक। दोनों ही कॉन्सेप्ट वो हैं, सोशलिस्ट हैं नेचर में, और लैंड रिफॉर्म्स लाने के लिए सरकार ने ये स्टेप लिया कि ठीक है। और आर्टिकल 14 इज़ अबाउट राइट टू इक्वालिटी एंड आर्टिकल 19 इज़ अबाउट आपका वो कि कहीं पे भी फ्री 6 राइट्स जो मिल सकते हैं, 6 राइट जो आपको मिलते हैं। पहला कि बोल लो, बोल रहे हो तो इकट्ठा हो लो तो यूनियन भी बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो तो घूमने भी जाओगे, घूमने चले गए तो वहाँ पे काम भी चाहिए, काम भी चाहिए। काम पे तो ख़त्म हो गया वैसे कहानी, बट कुछ मिसिंग है बीच में, एक सेकंड देख ही लेते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स, जस्ट अ क्विक ब्रेक। 6 राइट्स ये रहे, अरे कहाँ गया, हाँ सॉरी, बोलेंगे, स्पीच, असेंबल, इकट्ठा हुए, एसोसिएशन बनाई, घूमने गए, वहाँ पे रुक गए, हाँ रह भी सकते हैं, सॉरी रहने का भूल गया था, और फिर कोई भी जॉब करो। देन एंड आर्टिकल 38 एंड वो भी दिखाई दे यार, यहीं पे क्लियर कट हो जाएगी सारी पिक्चर। नीचे 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 आर्टिकल 38 दिस वन रिजर्व सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर स्टेट की बात करता है, जिसमें सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर बाय जस्टिस कैसा होना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल होना चाहिए, मिनिमाइज इनइक्वालिटी, ठीक। ऑन दी अदर हैंड आर्टिकल 39 फैक्ट्रीज एंड रिसोर्सेज से रिलेटेड है, बट इट टॉक्स अबाउट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ बाय ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड अगेंस्ट फोर्सेबल अब्यूज़। वर्कर्स का यार जानबूझ के काम मत कराओ। चिल्ड्रंस को भी मना किया है वैसे तो, बट ठीक है, बाकी कुछ देखना हो तो देख लेना। ओके, देन बेसिक स्ट्रक्चर, हाँ अब आ जाता है केशवानंद भारती केस। इट अपहेल्ड वैलिडिटी ऑफ 24th कि भाई इट इज़ नॉट अ लॉ अंडर आर्टिकल 13 एंड पार्लियामेंट कैन टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट, बट इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन डाल दी कि पार्लियामेंट हैज़ राइट टू टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट बट नॉट फंडामेंटल राइट्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और ये कौन से करते हैं, किसी बात को नहीं पता, कुछ भी डालते। इंदिरा, फिर ये 39th अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है। पहली बात तो 75 में वो इंदिरा गांधी का, जिसने बोला कि इलेक्शंस ऑफ पीएम एंड स्पीकर आर आउटसाइड जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स, क्योंकि इसका रद्द कर दी बेचारी की। तो इंदिरा नेहरू गांधी केस, पता नहीं, इलेक्शन केस मान लो, ये भी 75 का ही है। देन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला अमेंड यहाँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ बियॉन्ड अमेंडिंग पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, तुम्हारी औकात से बाहर है ये। दैन 42nd अमेंडमेंट एक्ट आता है 1976 में, जिसमें ये बोलते हैं कि आर्टिकल 368 हैज़ नो लिमिटेशन एंड नो कॉन्स्टिट्यूशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ पार्लियामेंट, no limitation on constitution, there is no limitation on constitutional power of parliament, and no amendment can be questioned in any court on any grounds including कि फंडामेंटल राइट तुम्हारे ख़राब किए हमने कि नहीं किए। एक्ट लेके आए, फिर इसके अगेंस्ट मिनेरवा मिल केस आया 4 साल बाद, इमरजेंसी लग गई थी ना, फिर अब मिनेरवा मिल्स केस जब सब शांत हो गया तो इनवैलिडेटेड आर्टिकल 42 देन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कन्फर्ड लिमिटिंग अमेंडिंग पावर्स ऑन पार्लियामेंट बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर है एंड जुडिशियल रिव्यू इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर, एंड आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट कांट एक्सपैंड इट्स पावर। क्यों? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, वही।
देन एक वामन राव केस भी आया सुप्रीम कोर्ट में, उसने भी घुसेड़ दिया बेसिक स्ट्रक्चर अप्लाइड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनैक्टेड आफ्टर April 24, 1973, दैट इज आफ्टर दिस केशवानंद भारती केस। बात खत्म। पार्ट 1 एंड 2 वक्त बाद में देखेंगे, फंडामेंटल वक्त बाद में देखेंगे। सेंटर स्टेट रिलेशन। भूख लग रही है। सेपरेशन ऑफ पावर विद डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है इंडिया में, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर, और फेडरल सिस्टम इज sui generis ऑफ इट्स ओन काइंड, किसी मतलब कहीं से नहीं चुराया हमने, हमने खुद का बनाया है, इट्स आवर ओन क्रिएशन। तो कौन से प्रोविजंस हमारे सेंटर रिक्वायर सर्टिफिकेशन ऑफ स्टेट्स टू ब्रिंग एनी चेंजेस, मतलब कि बिकॉज इट अफेक्ट्स फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो शेड्यूल 7 अमेंडिंग मतलब चेंज पावर्स का ही, यूनियन लिस्ट वगैरह किसी में भी लिस्ट में चेंज करना हो भैया स्टेट से पूछ के करो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, स्टेट्स को ही तुम कम कर दोगे तो वो भी पूछ के करो। सुप्रीम कोर्ट में कुछ चेंज करना चाहते हो तो चेंज वो स्टेट से पूछो। हाई कोर्ट में चेंज करना चाहते हो तो स्टेट से पूछो। लेजिस्लेटिव रिलेशंस जो सेंटर और स्टेट का, कि भाई सब कौन सा पार्ट से क्या 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 कौन से किस पे क्या कानून बनाएगा, उसमें भी पूछो। देन प्रेसिडेंट से कुछ मैनर ऑफ इलेक्शन में प्रेसिडेंट के कुछ छेड़खानी करनी है तुम्हें, तो भी स्टेट से पूछो। 54 एंड 55 आर्टिकल। देन 73rd आर्टिकल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन को एक्सटेंड करना है तो भी पूछो। अगर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट्स को एक्सटेंड करना चाहते हो किसी के तो भी पूछो। 73 एंड 162। देन हाई कोर्ट्स इन यूनियन टेरिटरीज, फिर से तुम हाई कोर्ट से रिलेटेड हो गया, यूटीज़ में हुआ चाहे कहीं पे भी हुआ भाड़ में जाए। 241 इसमें भी पूछो। देन जीएसटी क्यों, क्योंकि वही एट द एंड पावर से रिलेटेड है कि इस एक्ट से हम आप पैसा ले सकते हो नहीं ले सकते, उनकी अमेंडिंग पावर्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन में पूछ के करो। एंड लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 368 के भाई साहब, जिसमें तुम अमेंडमेंट करते हो अगर उसी की लैंग्वेज चेंज कर दी तो भी पूछ लो हमसे प्लीज़। देन फाइनेंशियल रिलेशन, ये तो फालतू की बात है। यूनिटरी फीचर देखो पहले, यूनिटरी फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब स्टेट्स की कितनी औकात है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा, सॉरी अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है स्टेट्स का, और 12 उसमें से भी इनकी में भी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है नॉमिनीज, ठीक है। It is a clear violation of federal principle in giving more autonomy to some states and less to others. It seems as a dilution in spirit of federalism. फलाना ठिकाना। Article 3 Parliament can change name or boundary of any state, कुछ भी बना दो उनको। Then 352 356 emergencies हैं, national and presidential emergency। 360 क्यों नहीं डाला भाई, उसमें भी तो इनकी बैंड बजा सकते हो, पता नहीं। पार्लियामेंट कैन टेक अवे स्टेट पावर टू मेक लॉज, हाँ, और 360 में वो वैसे वो भी कर सकते हैं कि उनके मनी बिल भी रोक सकते हैं, विदाउट प्रेसिडेंट के नहीं पास होंगे, बट पता नहीं क्यों नहीं लिखा हुआ, टीचर ही बेवकूफ़ होगा, नहीं लिखवाया। खैर, और शेड्यूल 7 जो कि हमने देखा कि स्टेट्स की परमिशन चाहिए होती है, बट कॉन्करेंट लिस्ट की भी बात आती है भाई साहब सी। And there are certain scenarios where center can make laws on state subject even though there is a dilution of power, and stateless states don't have exclusive jurisdiction because of these 5 condition, extraordinary situation में नहीं कर पाते हैं, और सेंटर के पास ग्रेटर शेयर है ही क्या बोलते हैं in finances of the country. Much of the revenue is collected by center and states are dependent upon center for its resources, except few states जो कि बहुत ज़्यादा भयंकर autonomous हैं, जैसे गुजरात हो गई, तमिलनाडु हो गया, ठीक, एंड महाराष्ट्र। दीज आर वेरी पावरफुल स्टेट्स। तो पावरफुल स्टेट, पावरफुल प्लेसेस में पावरफुल पीपल की वजह से होते हैं, ठीक है। लाइक KGF साइड मैंने बहुत गंदे तरीके से बोला, बट हाँ, इनके चीफ मिनिस्टर भी नहीं सुनते,
प्रधानमंत्री की बात भाड़ में जाए, क्योंकि डिपेंडेंट ही नहीं है, इनका खुद का ही बहुत पैसा आ रहा है, बहुत ही अर्बनाइज्ड हैं ये स्टेट्स। देन रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा है, और तो क्या है, पैसे की चौड़ में होते हैं ये, खैर ठीक है। 5 कंडीशन क्या है, आर्टिकल चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 11, अरे कोई सा ही चैप्टर है यार, पता नहीं क्या ही लिख रखा है, ये तो फालतू ही बात है। बट हाँ, ये आर्टिकल्स आर इम्पोर्टेंट गाइस। 249, 250, 252, 253, 356 और 365 तो प्रेसिडेंशियल रूल है ही। 356 में प्रेसिडेंशियल रूल जब गवर्नर वगैरह बोलते, और 365 में जब तुम भाई एग्जीक्यूटिव और डायरेक्शन, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन नहीं मान रहे हो सेंटर का, और किस तरीके का भाई, ये होता है रेलवेज और कम्युनिकेशन से रिलेटेड। सेंटर कोई भी डायरेक्शन दे तो स्टेट्स को बाइंडिंग हो जाता मानना। रेलवे एंड कम्युनिकेशन, आर्टिकल 256 एंड 257, ठीक। ओके, तो टू कहाँ गया ये, 249। 249 में तो राज्यसभा जब एक स्पेशल मेजॉरिटी से पास करते, 1 साल के लिए बनता है नेशनल इंटरेस्ट में, ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है 6 महीने बाद। 250 में नेशनल इमरजेंसी आ जाता है, वॉर, एक्सटर्नल रिबेलियन और आर्म्ड रिबेलियन। स्टेट्स कैन मेक लॉज बट पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट, लॉज ऑटोमेटिकली एक्सपायर आफ्टर 6 मंथ। 6 महीने में ये तो एक्सपायर हो गए, चलो ठीक। बट आर्टिकल 252, जब 2 और मोर स्टेट्स अपनी सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दें तो सेंटर को पावर मिल जाती है, और सरकारी कमीशन सेड चेंज इट, प्लीज़ चेंज इट। 253 में इंटरनेशनल एग्रीमेंट, वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा, बट इसके साथ जल्दी से देखेंगे हम कहाँ पे लिखा है ये रहा। 258 में भाई साहब रेजिडेंट पावर सेंटर के पास होती हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशन देख रहे हैं हम। 249 का बता ही दिया, राज्यसभा पास करे स्पेशल मेजॉरिटी से, ठीक। एंड स्टेट्स फिर भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, वो 6 महीने बाद एक्सपायर हो रहा है। दैन 252 स्टेट्स रिक्वेस्ट करें, 252 है, 2 है तो 2 और मोर स्टेट्स उससे ज़्यादा रिक्वेस्ट करें, रिकमेंडेड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ लॉस फॉर 6 ईयर्स। सरकारी कमीशन बोला भाई 3 साल तक का रख लो ना इसको, और इससे ज़्यादा क्या करोगे तुम। बट उन्होंने कहा नहीं, हम पावर ले लेंगे, छीन लेंगे। देन इंटरनेशनल विद और विदाउट कंसेंट, प्रेसिडेंशियल रूल का भी बता दिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डिसमिस्ड, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डिसमिस्ड, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब एग्जीक्यूटिव इज डिसमिस्ड, नॉट द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर इज सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड। सस्पेंड मतलब काम रहने दो यार, तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा, वैसा वाला सीन। और डिसॉल्व अगर ज़्यादा बकलौली की तो भगाओ इनका, दोबारा इलेक्शन कराएंगे हम। ये उसके लिए कानून बनाएगा, कौन किसके लिए बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा स्टेट के लिए, गेट्स एग्जीक्यूटिव लॉ मेकिंग पावर्स ऑफ द स्टेट। तो इसी के तहत हमारा जो जम्मू कश्मीर का भी है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, JNK स्टेट के पावर छीन लेना। नेशनल इमरजेंसी बता ही दिया, क्योंकि JNK स्टेट में क्या हुआ था, जो जम्मू कश्मीर था उसका, वो स्टेट था, उसका स्टेटहुड को पहले प्रेसिडेंशियल रूल लगाया, और जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि भाई साहब अगर इसकी कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अगर पास होता है तो वो उसकी स्टेट लेजिस जो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी है वो डिसाइड करेगी। तो उन्होंने ऑर्डिनेंस पास, मतलब ये खुद का ऑर्डिनेंस भी पास कर सकते थे, और वो भी था, सेंटर का कोई लॉ लागू होना था तो भी स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती। प्लस एक इनके खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी थी, और इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नाम ये बना हुआ था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो 370 था आर्टिकल, उसके किसी एक प्रोविज़न में वो था, सेकंड था कि क्या था, कि ये वो करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हटाना होगा इस कॉन्स्टिट्यूशन के, या कुछ भी चेंज करना होगा, तो कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अगर लागू करना है सेंटर का,
तो ये डिसाइड करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविज़न अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, सॉरी नॉट दिस, दिस विल डिसाइड, कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कोई भी प्रोविज़न फॉलो करना है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ऑर्डिनेंस के थ्रू सरकार ने, क्योंकि अब प्रेसिडेंशियल रूल किया, ऑर्डिनेंस पास किया भाई साहब कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब स्टेट लेजिस्लेचर है, और स्टेट लेजिस्लेचर क्योंकि डिसॉल्व हो रखी है तो उसका डिसीजन लेगी हमारी पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट ने वोटिंग करके इसको ही बनना रद्द कर दिया कि भागो यहाँ से। तो ऐसे उसका छीना गया। फनी स्टोरी। खैर, अब इसमें आ जाते हैं। ये हो गया लेजिस्लेटिव, कुछ नहीं यार, लिमिटेशन मॉडिफाई पावर्स टू मेक अमेंडमेंट, 5 शेड्यूल एरिया, 6 शेड्यूल पार्लियामेंट कैन मेक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। बांग्लादेश के सराउंडिंग नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स वो सारे 6 शेड्यूल में आते हैं, बाकी सारे जो क्या बोलते हैं शेड्यूल्ड एरियाज है, एक सेकंड, 5 शेड्यूल्ड एरियाज इसके ऐसी थे, ऐसी 5th शेड्यूल में तो 5th तक है, वो 4th है राज्यसभा वाला। देखते हैं अभी गाइस, निमोनिक्स पार्ट्स में ही आना चाहिए, शेड्यूल्स अलग से। भाई ये क्या है, टीयर ऑफ ओल्ड पीएम, अरे भागना रे यार, 4th में है, किसी ने ग्रीन से मार्क कर रखा है, हर बार ये भूल जाता हूँ। ST SC एरियाज है 5th में, नॉर्थ ईस्ट के टेस्ट, ठीक। सो पार्लियामेंट अपनी पूरे कंट्री पे कानून बना सकती है, वही लेजिस्लेटिव रिलेशन भैया सेंटर स्टेट का, कि स्टेट अपनी बाउंड्री में बनाएगी, पार्लियामेंट पूरे इंडिया, और कोई इंडिया से भी बाहर इंडिया की टेरिटरी हो गई, कोई एम्बेसी वगैरह हो गया, कोई वार्ड में छीन ली कोई टेरिटरी हमने, तो उस पर भी बना सकती है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हमारा 7th शेड्यूल से होता ही है, 3 लिस्ट हैं उसमें, कॉन्करेंट लिस्ट जो सेंटर कानून बनाएगी वो परवेल करेगा। देन 101 अमेंडमेंट के तहत GST पे दोनों कानून बना सकते हैं, इसलिए सेंटर GST स्टेट GST आप देते हो, बट इंटर स्टेट GST पे सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगी। ये पावर्स का हमने देख ही लिया। सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेचर कैसे होता है, गवर्नर कभी भी बिल को रिजर्व कर सकता है, पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, एंड बिल्स ऑन सर्टेन मैटर्स इन्यूमरेटेड को पहले से ही उनको स्टेट लिस्ट में कुछ ऐसे बिल्स हैं जिनको प्रेसिडेंट का अप्रूवल पहले से ही चाहिए होता है, जैसे इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, या फिर ट्रेड एंड कॉमर्स को रोकने से अगर ये रिलेटेड कुछ भी कानून लेके आएंगे तो भी प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए। देन सेंटर कैन डायरेक्ट स्टेट्स टू रिजर्व मनी बिल and other financial bill passed by legislature of president uh, फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, लाइक आई सेड कि फाइनेंशियल इमरजेंसी में अपने मनी बिल भी रुकवा सकते हैं इनके। देन एग्जीक्यूटिव रिलेशन में सेम, सेंटर अपनी सेंट्रल लिस्ट पे एग्जीक्यूट कर सकता है और स्टेट अपनी स्टेट लिस्ट पे। देन फॉर कॉन्करेंट लिस्ट एग्जीक्यूटिव पावर रेस्ट विद स्टेट्स एक्सेप्ट व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और पार्लियामेंट्री लॉ स्पेसिफिकली कन्फर्स इट टू सेंटर। दिस इज़ द ओनली यूनिक थिंग कि भाई साहब कॉन्करेंट लिस्ट में यूजुअली हम लोग सोचेंगे अच्छा सेंटर विल प्रिवेल, बट नॉट इन एग्जीक्यूटिव मैटर। एग्जीक्यूटिव में स्टेट्स ही करेंगे अनटिल अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ना हो किसी चीज़ का कि इस कानून पे भाई सिर्फ सेंटर को करना है। रिस्ट्रिक्शन ऑन एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट क्या है, ये 4 तरीके की हैं कि कंप्लायंस होनी चाहिए तुम्हारी पार्लियामेंट और एग्जिस्टिंग लॉज के साथ, तुम्हारे लॉज की। अपनी पावर ऐसी एक्सरसाइज करनी है कि कोई भी पार्लियामेंट के लॉ को वॉयलेट ना करो, और कोई भी स्टेट को भी, मतलब स्टेट के पहले के जो एग्जिस्टिंग लॉज थे उनको भी। देन स्टेट जब अपनी एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज करें तब वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर को ना रोकें या अगेंस्ट जाएं। हाँ हाँ
अरे रुको, मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, आया। And failure to comply leads to presidential rule, and center can give direction to state for टू रिस्ट्रिक्शन, वही सेंटर कॉमर्स और उसका। तब तेरी की फिर से रुकवाएंगे क्या मुझसे? रुकना ही पड़ जाएगा। सेंटर डेलीगेशन टू स्टेट कम्युनिकेशन लैंग्वेज मदर टंग के लिए, वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, वो बाप रे डायरेक्शन देता है। एंड मीन्स ऑफ रेलवेज के लिए हो गया। एंड म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन है हाँ ये इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट और गवर्नर को कंसेंट लेना पड़ता है अलग अलग स्टेट से, प्रेसिडेंट को स्टेट गवर्नमेंट से, गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट से, टू पास सम फंक्शंस ऑफ यूनियन टू स्टेट गवर्नमेंट और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से। बट पार्लियामेंट को किसी से कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही पास कर देती है। देन कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड आर्टिकल, ये हम इंटर स्टेट काउंसिल बनाते हैं आर्टिकल 263 में। मामी बच्चे दे दो। देन नीचे नाना नानी जा रहे हैं इसलिए मामा ने मंगाया है। हाँ, क्रिएट एन अथॉरिटी फॉर ये ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स बाय सेंटर, नन क्रिएटेड सो फार, ऑल इंडिया सर्विसेज में भी इनका अप्रूवल चाहिए, दिक्कत है। एंड पब्लिक सर्विस कमीशन में 2 अपॉइंटेड बाय गवर्नर, दे आर रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। और दे दो ना, कहाँ है? कैसे तेरी की एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस, नीति आयोग, जोनल काउंसिल, वेरियस कॉन्फ्रेंसेस, आर्टिकल 355 imposes duties on the center to prevent states against external aggression and internal disturbances, and to ensure government of every state to carry out at accordance with the provision, integrated judicial system भी है हमारा, CJ फलाना। अब ये तो हो गया, अब लेजिस्लेटिव वो नेक्स्ट